हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड इन फूड, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। इस बारे में हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने स्टार्ट कर लिया है चैप्टर और स्टार्ट में हमने बात कर ली है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी क्लासेस होती हैं। अब हम देख रहे थे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंटेंट को, हम देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, यानी कि हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है। हमने कहा बेनिफिट्स भी हमें देते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। अभी तक हम बेनिफिट्स ही देख रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने अलग अलग क्लासेस पढ़ी हैं, जैसे कि आपने बात की है बैक्टीरिया के बारे में, फंगस के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, एल्गी, एंड हमने बात की है वायरस के बारे में भी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए कहाँ जाते हैं। हमने कहा सभी जगह पाए जाते हैं, कोई ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे सूक्ष्म जीव और हम क्या भूमिका है सूक्ष्म जीवों की हमारी जीवन में। हमने कहा कुछ यूज भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। यूज में हमने बोला था कि कर्ड, ब्रेड और केक के प्रिपरेशन में, उनके निर्माण में मदद करता है। अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन यानी कि जो औषधि बनाई जाती है उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। आपने कहा इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब हम एक एक करके इन टॉपिक्स को देख रहे थे। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है। आपने कहा फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं, दही बनाने में यूज होता है। आपने कहा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है इसका? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहिए या इसे कहिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को LAB भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें कहते हैं LAB। ठीक है, अब हमने कहा ये क्या है, बैक्टीरिया है। नाम आप देख रहे हैं लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बैसिलस आपने अगर देखा होगा, अलग अलग शेप जब आपने देखी थी तो आपने इसी से रिलेटेड एक वर्ड देखा था। फोकाई हो गया है, बैसिलाई हो गया है, एंड स्पाइरो अटैच हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं, अलग अलग शेप आती है। बैसिलाई आपके पास आ गया है और इसी से रिलेटेड वर्ड आपके पास आता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस में हमने क्या बोला कि लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक ग्रुप का नाम है। बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बैक्टीरिया की बात हो रही है। आपने कहा बैक्टीरिया एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है यहाँ पर, उनमें से एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दोनों उसी के नाम है। ये क्या करता है, दही बनाने में मदद करेगा। ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार से हमने कहा दूध से दही का निर्माण होता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा तो दही का फॉर्मेशन, दही का निर्माण नहीं हो सकेगा। तो ये जो बैक्टीरिया हैं कि हमारी बॉडी में एंटर भी हो जाते हैं, एंटर होते हैं, तो हमने कहा ये हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें दही दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दही की न्यूट्रिटिव वैल्यू, विटामिन बी जो B12 होता है वो किस में पाया जाता है, आपने कहा दही में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा फ्रेंड है। ठीक है, क्यों फ्रेंड है, क्योंकि हमारी हेल्प कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया ही गुड बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिनमें से एक का नाम है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे जैसे बैक्टीरिया हो गया है, फंगस हो गई है, जैसे जैसे आपके पास नाम आते रहेंगे वैसे वैसे आपको नाम नोट करते रहने हैं। हम गुड बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB है या लैक्टोबैसिलस है। क्या इसका फंक्शन है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए
नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मेक ब्रेड केक एंड ईस्ट। हमने बोला था कि क्या होता है, जो यहाँ पर जब आप ब्रेड बना रहे हैं या केक बना रहे हैं, उसका जो डो होता है, डो का मतलब समझते हैं, जैसे हम रोटी बनाने के लिए हम आटा होता है, वैसे ही ब्रेड बनाने के लिए भी जो ब्रेड का आटा होगा जिसे हम डो कह रहे हैं, उस डो में जब हम ईस्ट को डाल देते हैं तो ईस्ट क्या करेगा, वहां पर हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा पहली चीज, और अल्कोहल को बनाता है दूसरी चीज। कार्बन डाई और अल्कोहल दोनों ही क्या होते हैं, वॉलेटाइल, यानी कि दोनों ही उड़ जाते हैं, उस डो में नहीं रहते हैं, उनका बस निर्माण होता है और वो क्या होते हैं, उस आटे से या उस डो से निकल जाते हैं। तो हमने इक्वेशन क्या देखी थी, सबसे पहले तो ये बताइए, ईस्ट ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बना उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टेंट्स की, यानी कि जो अभिकारक होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, ये अभिकारक है और ये क्या हमारे पास उत्पाद है। जो ईस्ट है, ईस्ट ने क्या किया, ग्लूकोज को खाया। अब आप सोचेंगे ग्लूकोज कहाँ था, हमने कहा वो जो डो है वही तो क्या है, ग्लूकोज है उसमें। आपने कहा ईस्ट ने जब ग्लूकोज को खाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो कि क्या है, गैस है। अल्कोहल बना जो लिक्विड फॉर्म में है, और आपने कहा कि वो क्या हो जाता है, जो डो है उससे क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, अब यहाँ पर आगे जो बात आती है, हमने कहा ठीक है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, ये तो क्या है, डो से बाहर निकल जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है तो हमने कहा एक जगह में ट्रैप तो नहीं रहेगी, वो उस जगह से बाहर निकलेगी। तो उस डो से जब बाहर निकलती है तो उसमें क्या होता है, जो डो है वो फूल जाता है। डो इतना था, अब जब जैसे जैसे गैस बाहर निकली डो फूल रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर जाने के लिए रास्ता बना रहा है। तो रास्ता बनाते बनाते क्या होगा, वो जो डो है वो फूल जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो डो है ये सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे आप ब्रेड और केक खाते तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, स्पॉन्जी होता है। तो इसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या मदद करेगा, वो जो डो है उसे सॉफ्ट बनाने में, इसे जो स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प हुई, क्योंकि इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया, अल्कोहल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से डो से। अब हमारे पास एक इमेज आई थी इस प्रकार से, देखिए इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि डो किस प्रकार से फूलता है, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, एक बार नोटिस कीजिए। ध्यान दीजिए, नीचे आपको टाइम बता रखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही सेकंड में जितनी जल्दी आप देख रहे हैं उतनी जल्दी डो फूल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको टाइम दिखा रखा है 0 आवर 1, एक आवर 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2, 2 से 2.5 या 3 घंटा, ऐसे आपको क्या दिखा रखा है, टाइम दिखा रखा है। चलिए, तो ये आपने देख लिया है। नेक्स्ट हम और देखते हैं जो हमारे पास बेनिफिट्स आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। हमने कहा सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। अब यहाँ पे मेडिसिन में देखते हैं कि मेडिसिन में किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें लाभ देते हैं। तो पढ़ लेते हैं ये करके। आपने कहा द सोर्स ऑफ द वाइडली यूज्ड मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन दैट स्टॉप और किल द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने कहा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली दवाओं, एंटीबायोटिक्स जो कि बीमारी पैदा करने वाले एजेंटों को क्या करते हैं, यहाँ पे रोकने का या मारने का काम करते हैं। वो दवाएं जो होती हैं इनका जो स्रोत है वो फिर से सूक्ष्म जीव हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ ग्रोइंग स्पीशीज एज अ क्योर फॉर वेरियस डिजीज। आपने कहा इन्हें विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विशिष्ट रूप से विकसित करके निर्मित किया जाता है। सम एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और एजिथ्रोमाइसिन है। यहाँ पर कुछ क्या होती है, मेडिसिन होती है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि फंगस, ठीक है, जो फंगस होती है, जो कवक होती है, जैसे कि जो पेनिसिलिन है वो बनती है पेनिसिलियम से, जो ये एक प्रकार का क्या है, कवक है। जो पेनिसिलियम होता है उससे बनती है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का काम होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं, उनको किल करना या फिर उनकी रोकथाम करना। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो पेनिसिलिन है उसका यूज किया जाता है, आपने देखा भी होगा।
दवाओं में अगर पीछे आपने कभी नाम देखा होगा, एंटीबायोटिक जो होती है उसमें किसी में आपने पेनिसिलिन का नाम देखा होगा। इसके अलावा और कुछ एंटीबायोटिक है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका उपयोग हम क्या करें, औषधि बनाने में भी कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वैक्सीन में हमने क्या बात की है, वैक्सीन होती क्या है, जैसे कि हमने कहा ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और आपने कहा ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं पैथोजन। इसका नाम है पैथोजन। पैथोजन को हिंदी में हम कहते हैं रोग जनक, यानी कि जो रोग को क्या करेगा, जो रोग उत्पन्न कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं। ये हमारे पास आती है कोशिका यानी कि सेल। अब ये जो सेल है ये किसी की भी सेल हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले मैंने जो सेल बनाई थी, जो कोशिका बनाई थी, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग था और अब मैंने जो सेल बनाया है उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, क्या आप बता सकते हैं कि दोनों सेल में डिफरेंस क्या है? जो पहले बनाई थी उसका जो शेप था वो प्लांट सेल का था, जो अभी हमने सेल बनाई है वो जो शेप है वो है एनिमल सेल का। ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल कोई भी आप ले सकते हैं। अब हमने क्या बोला यहाँ पर, चलिए पैथोजन का शेप थोड़ा अलग कर देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पैथोजन है ये कोशिका के अंदर चला गया। अब क्योंकि ये पैथोजन है और ये क्या कर सकते हैं, इस कोशिका को बीमार कर सकते हैं। इस कोशिका को आप कोशिका ना मान करके अगर शरीर भी माने तो भी चलेगा, या तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हमने कहा ये कोशिका ना हो करके कोशिका, या आपने कहा शरीर है, क्योंकि जो चीज हम कोशिका में पढ़ रहे हैं वो हम शरीर में ही पढ़ेंगे। ये जो पैथोजन है इस सेल के अंदर चला जाता है। अब क्योंकि ये रोगजनक है तो ये रोग उत्पन्न करेगा, ये इस सेल को या इस शरीर को बीमार करेगा। तो इससे बचाने के लिए, इससे सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं, एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। इम्यून सिस्टम करता क्या है कि कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसे मार देता है या उसे बॉडी से बाहर कर देता है, जिससे कि हमें क्या मिले, सुरक्षा मिल सके। अब क्या होगा, पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाता है तो अब इस सेल को सबसे पहले पहचाना जाता है, क्योंकि ये भी तो एक सेल है, ये जो पैथोजन है ये भी एक सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे शरीर को ये पहचानना जरूरी है कि ये सेल बाहर से आई है, ये हमारी सेल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल और बाहर के सेल इनमें डिफरेंस होता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे पहला काम तो ये होता है कि सेल्फ सेल और फॉरेन सेल में क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि अपनी स्वयं की सेल और किसी बाहर की जो सेल है, बाहर की जो कोशिका है, उसमें डिफरेंस को देखना, अंतर को देखना। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है, ऐसा तो नहीं अगर इम्यून सिस्टम ऐसे ही किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय कर दे तो ये अपनी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा होता है। जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तब ऐसा होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप समझिए। इम्यून सिस्टम होते क्या है, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स होती, कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ अंग होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे इम्यूनिटी को हमें देते हैं। जैसे कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था हमारे चारों ओर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ उनमें कैसे होंगे, बेनिफिशियल होते हैं तो कुछ हार्मफुल होते हैं। मैक्सिमम जो नंबर होता है वो हार्मफुल का होता है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें। तभी कहा जाता है कि आप किसी चीज को टच करते हैं तो आप अगर उसके बाद आप खाना खाते हैं तो हैंड वॉश कर लीजिए, या किसी भी चीज को आप टच कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आप अपने फेस पे क्या करें, टच करें, क्योंकि जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और सबसे जो कॉमन जो वे होता है जर्म्स का एंटर करने का वो होता है फूड के थ्रू, फूड या फिर वाटर के थ्रू। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो तो तब काम करेगा
जब क्या है कोई जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर चला गया है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के बाहर ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, तो उनसे सुरक्षा कैसे दी जाती है? तो हमने कहा कि फिजिकल बैरियर भी होते हैं। इम्यून सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आपके पास कोई चैप्टर आएगा इम्यून सिस्टम का, तब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम के टाइप्स तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन्स इंक्लूड इन इम्यून सिस्टम। अलग अलग जो अंग होते हैं, अलग अलग जो हमारे क्या होते हैं ऑर्गन्स होते हैं, वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारी जो त्वचा होती है वो है फिजिकल बैरियर। हमारी त्वचा को हर कोई जो सूक्ष्म जीव है वो उससे एंटर नहीं कर सकता है। बहुत कम होते हैं जो एंटर कर पाते हैं, मैक्सिमम जो है वो एंटर नहीं कर पाते। तो हमें सबसे बड़ी सुरक्षा तो यही मिल जा रही है कि हमारी जो त्वचा है उससे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर लेगा। लेकिन हमने कहा हमारा जो सलाइवा होता है, हमारा जो थूक होता है, वो भी क्या करता है, हमें इन हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने बोला, जो हमारे लिए हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें किल करता है। या हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारी चीजें हमें क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हमने कहा किसी तरीके से जो सेल है वो हमारी बॉडी के अंदर आ गई है, तो सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना सबसे पहले कि ये जो सेल है ये अपनी सेल है या ये कोई फॉरेन सेल है। ये भी तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में नई सेल बनती रहती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एकदम अलग ही सेल बनेगी, वही सेल बनेगी जो प्री एग्जिस्टिंग है, उन्हीं में क्या होगा, ग्रोथ होगा, उन्हीं के डेवलपमेंट होगा, लेकिन नई सेल बनती रहती है। सबसे पहले क्या होता है, इस पैथोजन को पहचानना, पहला स्टेप होता है इस पैथोजन को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि क्या है, ये हमारी सेल नहीं है, हमारी बॉडी की सेल नहीं है, बल्कि फॉरेन सेल है। फॉरेन का मतलब है तो कोई बाहर से आई हुई सेल है। जब पहचाना चाहते हैं कि ये बाहर की सेल है, अब इसे सबसे पहले क्या करना है, इसे ट्रैप करना पड़ता है, ठीक है, और इसे डिस्ट्रॉय करना है। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा यहाँ पे बनती है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को ए भी हम लिख सकते हैं। अब बनती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती हैं, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज का, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, यहाँ पर इस सेल को कैप्चर करेंगी या फिर इसे नष्ट करेंगी, ठीक है। तो तीसरा काम इनका क्या होता है, इन्हें किल करना, इस पैथोजन को किल करना, मारना, या फिर इसे इनएक्टिव करना, या इसे अपने शरीर से बाहर निकालना, ये काम होते हैं। तो हमने कहा कि जो एंटीजन होते हैं वो क्या करेंगे, इसे ट्रैप करेंगे। जो दूसरी सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, इन्हें निगल जाती हैं, इन्हें खा जाती हैं, इन्हें नष्ट कर जाती हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। 3 स्टेप होते हैं, पहचानना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, दूसरा एंटीबॉडीज का निर्माण करना, और उसके बाद इस पैथोजन को मारना या अपने शरीर से बाहर निकालना। ये काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कोई बहुत ज्यादा हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर कर गया। अब वो क्या है कि बहुत कम टाइम में बहुत तीव्र गति से अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, जैसे कि हमने देखा था कोविड के टाइम पे, ठीक है। कोविड के टाइम पे हमने देखा था कितनी तेजी से क्या है, जो वहां पे अपने का जो स्ट्रेन है वो चेंज हो रहे हैं। हमने यही देखा था कि बहुत तीव्र गति से क्या है, ग्रोथ भी हमने ज्यादा देखी थी, और हमने देखा था कि अलग अलग फेजेस में ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो क्या होता है कि अगर कोई जो पैथोजन है वो बॉडी में एंटर कर गया है, तो वो बहुत तेजी से अपनी वृद्धि करेगा। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, पूरे सिस्टम से काम करेगा, पहले पहचानेगा, फिर एंटीबॉडी बनाएगा, तब जाके उसे मारेगा। इस बीच में ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से फैल जाते हैं और बहुत बड़े एरिया को, हमारे बॉडी के बहुत बड़े एरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। इनसे बचाने के लिए कि जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो वैसे ही इस पे काम कर दिया जाए, वैसे ही इसे किल कर दिया जाए, उसके लिए कराया जाता है वैक्सीनेशन, या फिर हम उसे कहते हैं टीकाकरण, ठीक है। अब वैक्सीन में क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये जो पैथोजन है इसे इनएक्टिव कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, या फिर और इसे किल कर देंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं। इनएक्टिव भी कर दिया है तो भी अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा, हमें बीमार नहीं करेगा, और अगर हम इसे किल कर देते तो फिर तो आप नहीं कर सकते, फिर तो आप समझते हैं, जानते हैं। हमने क्या किया, इस पैथोजन को इनएक्टिव कर दिया है, अब ये सक्रिय नहीं है, अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा, और इंजेक्शन के थ्रू इसे अपनी बॉडी में क्या कर दिया, एंटर करवा दिया है। खुद ही हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब क्योंकि ये पैथोजन अंदर चला तो गया है, लेकिन ये कैसा है, निष्क्रिय है, ये सक्रिय नहीं है, तो ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम सेम काम को फॉलो करेगा, वो इसे पहचानेगा ये फॉरेन पार्टिकल है, वो एंटीबॉडीज भी बनाएगा और वो इसे मार भी देगा।
अब होता क्या है, किसी एक पैथोजन के लिए अगर एंटीबॉडीज बन जाती हैं एक बार हमारे शरीर में, तो वो हमेशा बनी रहती हैं। जैसे कि इस पैथोजन का कोई भी नाम आप रख लीजिए, इस पैथोजन का नाम है ए। अगर ए जो पैथोजन है एक बार हमारी बॉडी में एंटर हो गया, अगर ए पैथोजन के लिए एक बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है, तो वो एंटीबॉडीज हमेशा रहेंगी। अब ये जो ए पैथोजन है, सेम पैथोजन जिसका नाम ए है, ये ए पैथोजन अगर दूसरी बार हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो तब इसे पहचानने की जरूरत भी नहीं है और इसके लिए एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई है। सीधे एंटीबॉडीज क्या कर देती है, इन्हें किल कर देती है, इन पे काम करना शुरू कर देते हैं। इससे हुआ क्या, जैसे ही पैथोजन हमारे शरीर में एंटर हुआ, वैसे ही जो एंटीबॉडीज है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई थी। अब इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि इस पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो जो दूसरे प्रकार का पैथोजन आएगा उसके लिए भी बनी होंगी, नहीं। अगर कोई भी पैथोजन पहली बार एंटर करेगा, सेम पैथोजन की हम बात कर रहे हैं, अगर सेम पैथोजन दूसरी बार एंटर करेगा तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनी होंगी। लेकिन कोई नया पैथोजन अगर एंटर कर रहा है, तो उसके लिए पूरा जो प्रोसीजर है ये फिर से होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा टीका लगवाया जाता है, जो न्यूबॉर्न होते हैं, जैसे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का टीका, कुछ महीने का टीका लगाया जाता है। उसमें करते क्या है, उसमें यही है कि हम एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं अपनी बॉडी में, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो भी जाए, तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज है वो ऑलरेडी वहां पर बनी हो। ठीक है, हमने क्या बोला कि फ्यूचर में कोई पैथोजन एंटर हो भी जाएगा, तो उसके लिए पैथोजन ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ होगा। तो हमने कहा पैथोजन को निष्क्रिय या इनएक्टिव फॉर्म में अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टीकाकरण कहते हैं या वैक्सीनेशन कहते हैं। क्लियर है इतना, यहाँ तक की बात क्लियर है आप सबको? चलिए तो पढ़ लेते हैं वैक्सीनेशन किसे कहते हैं। हमने बोला डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट व्हेन इट एंटर्स अवर बॉडी। आपने कहा एक रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जिसे रोगजनक कहा जाता है, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज उत्पन्न होती हैं। तो ये जो रोगजनक है ये नहीं करेगा उत्पन्न, कौन करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम करेगा। These antibodies are retained in our body and we are protected from that disease forever। आपने बोला ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनी रहती हैं और हम उस बीमारी से हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज एक बार बन जाती है तो वो हमेशा के लिए रहती हैं। इन्हें हम मेमोरी सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट इनिशिएट द production of antibodies for a specific disease, thus a vaccination protect us from that specific disease। आपने कहा वैक्सीन एक जैविक पदार्थ है जो किसी विशिष्ट बीमारी के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करता है। इस प्रकार एक टीकाकरण हमें उस विशिष्ट बीमारी से बचाता है। अब हमने बोला कि जब हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तब भी तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी डिजीज को हमें डिजीज ना हो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करेंगे। तो चलिए वैक्सीन क्या होती है, किस प्रकार से होती है, एक बार आप लोग नोट कर लेंगे।
चलिए, नेक्स्ट हमें चीजें बताई गई हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में। Children are generally vaccinated for many diseases like polio, tuberculosis, chickenpox, hepatitis, etc. Smallpox has been eradicated this way and currently the COVID vaccine is doing the same। आपने कहा बच्चों को आमतौर पर कई बीमारियों जैसे पोलियो, तपेदिया और चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस आदि के टीके लगाए जाते हैं। चेचे को इस तरह से मिटा दिया गया है और वर्तमान में कोविड वैक्सीन भी यही कर रही है। ठीक है, सेम चीजें हैं, हमने कहा हमने वैक्सीनेशन करा है। अब आप समझ चुके हैं कि वैक्सीनेशन में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना यानी कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक हमारे पास आता है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये दोनों चीजें हमें एक ही चीज बताती हैं, दोनों जो हेडिंग्स हमें एक ही चीज बताती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कचरे को यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आपसे बोला जाता है कि अलग अलग जो कंटेनर है उनमें हमें अलग अलग प्रकार से कचरे को रखना है। एक में हम गीला कचरा रखते हैं जिसे हम जैविक कचरा भी कहते हैं, एक में हम सूखा कचरा रखते हैं जिसे हम अजैविक कचरा भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे जो अलग अलग जो डस्टबिन होते हैं, जैसे ग्रीन और रेड कलर का जो डस्टबिन होता है या ब्लू और रेड कलर का डस्टबिन होता है, ऐसे कुछ कलर से हम क्या करते हैं, इन्हें सेपरेट करते हैं। तो जैविक और अजैविक नाम आप समझते हैं। जैविक का मतलब होता है लिविंग से रिलेटेड है, अजैविक का मतलब होता है नॉन लिविंग से रिलेटेड है। ऐसा कचरा जो लिविंग्स के थ्रो हो रहा है, लिविंग्स के थ्रो तो नहीं कहेंगे लेकिन जो लिविंग्स की बॉडी से हो रहा है, जैसे कि हमने बोला अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स से होने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ की पत्तियां हैं, चाहे वो पेड़ की लकड़ियां हैं या फूल हैं या फल हैं, या हमने कहा जो साग सब्जी होती है, या हमने कहा जो अनाज होता है जैसे बचा कुचा जो खाना होता है, ये सारे आ जाते हैं जैविक कचरे में। वहीं अजैविक कचरा क्या होता है, जो नॉन लिविंग से हुआ है, जैसे प्लास्टिक हो गया है, ठीक है, जैसे कांच या ग्लास हो गया है, तो ये नॉन लिविंग से बना है तो इसे हम अजैविक कचरा कहते हैं। अब हम अजैविक कचरा को छोड़ देते हैं, हमें बात करनी है यहाँ पे जैविक कचरे के बारे में। कभी सोचा है जैविक कचरा, जैविक कचरे में डेड बॉडी भी इंक्लूड होती है, जैसे कोई जो एनिमल है उनकी जो डेड बॉडी है। हम क्या देखते हैं कि फल सब्जियां, जैसे शादियों में खाना बचता है तो बहुत सारा खाना बच गया है, ठीक है, बहुत सारी फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, रोटियां हैं या चावल है, अलग अलग प्रकार का जो भी खाना है उसे एक जगह पे क्या कर दिया, डंपिंग कर दी जाती है। कुछ टाइम बाद देखा जाता है तो वहाँ पे खाना नहीं रहता है बल्कि मिट्टी आपको मिलेगी वहाँ पे, या फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। दूसरा, किसी एनिमल की डेड बॉडी आपने देखी, कुछ टाइम बाद आप वहाँ पे जाते तो आपको सिर्फ हड्डियों का ढांचा मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, और बाकी आपको वहाँ पे मिलता है मिट्टी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर होते हैं सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, इन्हें खाते हैं। जो भी जैविक कचरा होता है ये जैविक कचरे को खाएंगे और उससे क्या होता है, जो जैविक कचरा उसका अपघटन हो जाता है या निम्नीकरण हो जाता है। धीरे धीरे करके ये जो बचा कुचा जो भी कचरा है, जो खाना होता है, डेड बॉडी है या पेड़ की पत्तियां हैं या लकड़ियां हैं, ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, जो मिट्टी वहां पर बनी, यानी कि आपने कहा किसी के डेड बॉडी से जो मिट्टी बनी है, या आपने कहा कि जो भी फल सब्जियां के जो छिलके थे उनसे जो मिट्टी बनी है, वो होती है बहुत उपजाऊ, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल वो होती है। इस प्रकार से क्या होता है कि जिस एरिया में आप क्या कर रहे हैं, जैविक कचरा रख रहे हैं, और उसमें वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका क्या करेंगे, निम्नीकरण करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज करेंगे उसे। वो जो मिट्टी होती है, वो जो एरिया होता है, वो कैसा हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी इन्हांस हो जाती है, यानी कि वहां की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हुआ, सेकेंड यहाँ पे क्या हुआ, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। तो पढ़ ले इस चीज को, इजी है। There are some bacteria like rhizobium that are present in soil, generally in the root of leguminous plant, that are capable of fixing the atmospheric nitrogen to enrich the soil with nitrogen, which increase the fertility of soil and the yield of crop. ये तो हमने बात की थी यहाँ पर जैविक कचरे की, लेकिन हमने कहा कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया है राइजोबियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये कहाँ पाया जाता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाता है। तो आपने कहा राइजोबियम जैसे कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होते हैं। आमतौर पर जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो फलीदार जो पौधे की जड़ें में पाए जाते हैं, इनका काम होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करना, ताकि मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध किया जा सके, जो मिट्टी की उर्वरकता और फसल की उपज को बढ़ा सके। अब होता क्या है
नाइट्रोजन जो है उसकी आवश्यकता, वैसे तो नाइट्रोजन के बहुत सारे यूज होते हैं, वैसे तो नाइट्रोजन के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन एक मेजर आप यूज देखिए, इसकी आवश्यकता होती है प्रोटीन के फॉर्मेशन में या प्रोटीन के निर्माण में। प्रोटीन क्या है? मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो दोनों को होती है, प्लांट्स को भी होती है, एनिमल्स को भी होती है। अब प्रोटीन का निर्माण होगा नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन कहाँ होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, हमारे वातावरण में होती है। लेकिन नाइट्रोजन का जो रूप यानी कि N2 की फॉर्म में होती है, N2 के रूप में प्लांट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस N2 को NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट होना पड़ेगा NO2 या NO3 की फॉर्म में। और इसी फॉर्म में क्या है, जो नाइट्रोजन है उसका यूज प्लांट के द्वारा किया जा सकता है। जब प्लांट्स ने इस नाइट्रोजन का यूज किया तभी यहाँ पे क्या है, जो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो तब यहाँ पे कंप्लीट हो पाते हैं। आपने कहा इस नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यानी कि N2 का NO3 और NO2 और NO3 में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, या स्थानांतरित कहेंगे, या फिर हमने कहा कि परिवर्तित होने की प्रक्रिया। नाइट्रोजन का N2 का NO2 और NO3 में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और इसी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यहाँ पर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, वो हेल्प करता है। और भी बैक्टीरिया यहाँ पर होते हैं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको यहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा तो उस सॉइल में क्या हो गया, अब नाइट्रोजन उस सॉइल से जो प्लांट है वो इजिली क्या करेगा, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकेगा। नाइट्रोजन को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तभी प्लांट में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि आप और हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एक और हमें क्या मिला यहाँ पे, बेनिफिट मिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और सेकेंड हमने जो यहाँ पे बात की थी पर्यावरण की सफाई यानी कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, आपने कहा सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और मैन्योर दैट कैन बी reuse for animals or plants making the environment clean। आपने कहा कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और उन्हें सरल पदार्थों में या खाद में परिवर्तित करने की क्षमता इनमें होती है, जिससे कि जो जीव होते हैं या पौधों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक फॉक्स हमारे सामने, एक लोमड़ी है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा शरीर है ये मिट्टी में परिवर्तित हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, इतनी जल्दी चीजें नहीं होती हैं, इसमें टाइम लगता है, इसमें काफी दिन लगते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा स्पीड में दिखाई गया है। ये यहाँ पे हुआ क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ये इस डेड बॉडी पे क्या कर रहे हैं, डेड बॉडी से अपना खाना ले रहे हैं, और ये जो डेड बॉडी है ये मिट्टी में परिवर्तित हो जा रही है। अब यहाँ पे जो मिट्टी हमें मिलती है वो कैसी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि ये खाद का काम करेगी। खाद समझते हैं आप लोग, हम अपने घरों में खाद का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी खेतों में आप क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं तो आप वहाँ पे खाद का यूज करते हैं। तो वो जो खाद होती है उसका काम क्या होता है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाना, ठीक है, जो सॉइल प्रोफाइल है उसे मेंटेन करना। तो ये सभी काम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको मिट्टी मिली है इसे हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों चीजें हुई, आपको खाद भी मिली, यानी कि मिट्टी की क्या है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है या मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ी। जैसे कि हमने बोला, एक तो हमने देखा यहाँ पे कि जो राइजोबियम था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या कर रहा था, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा रहा था। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर जो भी जैविक कचरा है उसके अपघटन से भी मिट्टी की क्या बढ़ती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। एक काम तो ये हुआ, दूसरा हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हुआ। सोचिए जैसे कि प्लास्टिक जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वैसे ही अगर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती तो कोई भी जो डेड बॉडी है या फल सब्जियों के छिलके हैं या बचा हुआ खाना है, तो आज की डेट में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है अगर इनका अपघटन पॉसिबल नहीं होता। तो हमने कहा हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हुआ है, सेकंड हमें क्या मिली है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ी है। तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की सफाई में किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं।
चलिए, तो ये हमने पढ़े हैं कुछ बेनिफिट्स। इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग आएगी उसमें हम बात करेंगे हार्मफुल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं। इससे पहले आपको करना क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग क्लासेस आपने पढ़ी हैं और आपने देखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं वो सारे एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, उन्हें घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको करना क्या, अभी तक का जो पोर्शन है उसे रिवाइज करते रहना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।